हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देखते हैं। क्यों? आपका जो भी पुराना सिलेबस था आरपीएससी मेंस पेपर 4 का, कौन सा? सॉरी, पेपर 4 का। पेपर 4 में क्या आते हैं आपके? आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। 200 मार्क्स में आपको हिंदी पूछी जाएगी और आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज दिस ईयर। एक छोटा सा चेंज हो गया है। अब आपको अलग से ऐसे भी लिखना है इन द चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इंग्लिश चूज करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हुए हैं, हिंदी मीडियम से ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस हिंदी रहने वाली है। अदरवाइज इन 3 पार्ट्स में आपका पेपर 4 डिवाइड हो गया है। ये जानकारी अपन सबको है, राइट? ये आती है आपकी 80 मार्क्स की। मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ। ये भी आएगी आपकी 80 मार्क्स की। आई टेल यू, डोंट वरी, आई एम नॉट रॉन्ग। ये होएगा आपका 40 मार्क्स का। ये 40 मार्क्स कंप्लीटली सेपरेट है। 600 मार्क्स में, सॉरी 600 वर्ड्स में आपको कोई एक ऐसे लिखना है, एनी वन टॉपिक। 6 थीम होंगी, 6 टॉपिक्स होंगे, उनके ऊपर आपको किसी एक टॉपिक को पिक करना है। 600 शब्दों में ऐसे लिखना है, 40 नंबर उठाने हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या हुआ, जनरली आपने और वीडियोस में देखा होगा कि भाई 90 मार्क्स की हिंदी है, 70 मार्क्स की इंग्लिश है। बट टेक्निकली नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हिंदी के पेपर में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे 5-10 नंबर के, जो इंग्लिश में होंगे उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यानी कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपकी यहां पर भी है। और इंग्लिश के पेपर में 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए आएंगे। सॉरी, 5 क्वेश्चंस होंगे जहां पर हिंदी में 5 सेंटेंसेस लिखे हुए आएंगे, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगेन 10 मार्क्स आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने इन 10 मार्क्स को यहां बैलेंस आउट किया है, राइट? ओके। ट्रांसलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपके 200 में से 20 मार्क्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन के हैं, यानी कि आपका 10% मार्क्स ट्रांसलेशन से आ रहा है। समझ में आ गया? अब ये ट्रांसलेशन करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस होते हैं, कुछ आपको चीजें पकड़नी होगी सेंटेंसेस में, कुछ वर्ड्स होंगे जो बहुत कॉमनली आप ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस में देखोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप ये 10 मार्क्स बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो हिंदी के, और 10 मार्क्स बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो इंग्लिश के ट्रांसलेशंस में, ठीक है? राइट। तो आज अपन ट्रांसलेशंस को ही डिस्कस करेंगे। पेपर 4 का मैं इस टॉपिक को आई डील विद दिस सेपरेटली। अपन ऐसे के बारे में बहुत अलग से बिल्कुल डिफरेंटली बात करेंगे। सिर्फ ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं स्टैंडर्ड 5 सेंटेंसेस आज लेकर आई हूं। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। अगर आपको लगता है कि और सिंपल करो मैम, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कंप्लीटली ओके, मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं और सिंपल सेंटेंसेस ले आऊंगी। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्ट सेंटेंसेस तक जाएंगे, ठीक है? ये 20 नंबर नहीं छोड़ने हैं। मुझे पर्सनली बहुत दुख होगा अगर आप ये 20 नंबर गड़बड़ कर दोगे तो। क्यों? क्योंकि घर पे हिंदी बोलते हैं और एग्जाम में इंग्लिश लिखनी है, और दोनों ही लैंग्वेजेस अपन बचपन से फेस टू फेस आ रहे हैं, राइट? सो वील हैंडल दिस। चलो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, ओके? फर्स्ट सेंटेंस, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, दिखाई दे रहा है? मैंने अलग अलग कलर्स में इसीलिए लिखा है बिकॉज मैं अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है। फॉर ऑल माई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, टेंस समझ में आता है? टेंस कौन से यूज करने हैं? 12 टेंसेज होते हैं। पास्ट के 4 सेंटेंस टेंसेज होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर होता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर होता है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 12 टेंसेज हो गए, राइट? इन 12 टेंसेज को आपको करना पड़ेगा। ये सिलेबस चेंज हो गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नॉट इन योर सिलेबस एनी मोर। टेंसेज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना टेंसेज के, बिना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। सो इफ देयर इज समवन आउट देयर हु इज टेलिंग यू कि भाई ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, अब आपको नाउन आए, वर्ब आए, मोडल्स आए या ना आए, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सिलेबस चेंज हो गया है, तो ऐसा नहीं हुआ है। सिलेबस का तरीका डिफरेंट कर दिया है। इंग्लिश अभी भी इंग्लिश ही है, ओके? इंग्लिश चेंज नहीं हुई है, आपके सिलेबस का तरीका चेंज हो गया है। जो वो पूछेंगे, जो क्वेश्चन आएगा, उसका दिखने का तरीका चेंज हुआ है। सिलेबस नहीं हटा है आपका, चेंज नहीं हुआ है, ओके? एंड यू कैन कोट मी ऑन दैट। लेट्स सी। तो आपने सबसे पहले पता करना है टेंस, और बाद में आपको करने हैं कुछ लिटरल ट्रांसलेशंस। सारा का सारा सेंटेंस लिटरली नहीं ट्रांसलेट होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड इंग्लिश में कुछ मिल जाएगा, इसका कुछ इंग्लिश में मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होता है, राइट? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी लिटरली आपको ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। ये एक वर्ड होता है हिंदी में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड वर्ड होने वाले हैं। तो आपके पास में कुछ लिटरल स्टैंडर्ड ट्रांसलेशंस होने चाहिए। ये आपको
प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा और वो प्रैक्टिस मैं आज से करना शुरू कर रही हूं आपकी। ओके, ये दोनों चीजें आपको पता लगानी है। अगर मैं ये सेंटेंस देखती हूं तो मुझे क्या पता चलता है, कौन सा टेंस है, कौन सा काल यूज हो रहा है, इस वर्ड से पता चलेगा। अब जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ये वर्ड जो लास्ट में है उसी से अपन को पता चले, लेकिन अपन को आइडिया लग जाता है उन हेल्पिंग वर्ब से कि क्या टेंस आने वाला है। अगर मैं है बोलती हूं तो सिंगल है, एक चीज की बात हो रही है, तो पहली बात तो सिंगुलर होगा, और है प्रेजेंट की बात होती है, तो प्रेजेंट टेंस में अगर मैं सिंगुलर वर्ब की बात करती हूं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आएगा। अगर यहीं पर प्लूरल होता तो क्या वर्ब आती, हेल्पिंग वर्ब क्या आती, यही आती, राइट। इसको पहले अपन स्टैटिक कर देंगे कि भाई ठीक है अपन के पास में फिक्स हो गया कि यहां पर इज आएगा। भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है देश का, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, सॉरी, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आगे जो बहुत कुछ है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया और भारत। अगर हिंदुस्तान लिखा हुआ आता है तो टेक्निकली एग्जाम्स में आपको हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कॉमन पार्लेंस के लिए अपन हिंदुस्तान बोल देते हैं, अदरवाइज भारत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया का ट्रांसलेशन क्या हुआ, भारत। एक का क्या हुआ, वन। ठीक है, हम सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशंस देख रहे हैं, स्टैंडर्ड। ये शुरुआत में करोगे प्रैक्टिस, बाद में समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है। ओके, लोकतांत्रिक को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी, राइट। लोकतांत्रिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक, दिस इज डेमोक्रेटिक। गणराज्य क्या होता है, गणतंत्र दिवस मनाते हो, दैट इज रिपब्लिक डे, गणराज्य क्या होगा, रिपब्लिक। और है का अपन ने इज कर रखा है। अब सेंटेंस को अपन बनाएंगे, और सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। यही तरीका है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का। वर्ब आपका हो सकता है दो पार्ट्स में हो, एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी, ऐसा ही होता है बेसिक, बढ़िया। इस सेंटेंस में आपके पास में सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में, तो सेंटेंस हो जाएगा इंडिया इज हेल्पिंग वर्ब अ, वन को अपन अ भी लिख सकते हैं आर्टिकल के फॉर्म में। अ किसके लिए यूज होता है, वन के लिए। और क्यों अ आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वर्ड आने वाला है ये वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू, या तो इसके ऊपर एन आता है या फिर प्रोनाउंसिएशन में आप एन बोलोगे, कोई भी वावल साउंड होगा। यहां पर ए आ जाएगा, इंडिया इज अ, अब आ जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इजी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। सिंपल सेंटेंस। कुछ बेसिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कौन सा टेंस है, लिटरल ट्रांसलेशंस क्या हैं, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको हर सेंटेंस के लिए देखने की जरूरत नहीं है, बट वो दोनों चीजें आपको हर सेंटेंस के लिए जरूरी है। और प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स लुक एट अनदर सेंटेंस। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, कौन सा टेंस है, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। है पे क्या आएगा, इज। शिक्षा को क्या बोलते हैं, एजुकेशन। हर बच्चे को क्या बोलेंगे, एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, एवरी चाइल्ड, ठीक है। का कोई लिटरल ट्रांसलेशन होता नहीं है, मौलिक बोलते हैं फंडामेंटल को, और अधिकार बोलते हैं राइट को। और इस के लिए अपन ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं है पर, है ना, इसको ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं है की जगह, अपन ने पिछले सेंटेंस में देखा है, राइट। अब अपन इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब को बांट देंगे अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। लेट्स सी, सेंटेंस हो जाएगा एजुकेशन, वहां से आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एवरी चाइल्ड। अब मैं यहां पर एक गेम करने वाली हूं, अपोस्ट्रोफी एस, क्यों, क्योंकि मुझे लगाना है ऑफ का के लिए। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं बताती हूं, यहां तक मेरे साथ हो। एजुकेशन इज एवरी चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट, फुल स्टॉप। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ऑफ को यूज करके, कैसे, एजुकेशन
इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, कोई आपके सेंटेंस को गलत नहीं करेगा। समझ में आ गया? अगर मैं ऑफ को रिमूव करती हूं तो मैं एवरी चाइल्ड के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगी। सेम थिंग, अगर मैं ऑफ को यूज करना चाहती हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट पहले लाना पड़ेगा कि किस बारे में है, कौन सा फंडामेंटल राइट है, मौलिक वाला है ना, फंडामेंटल राइट है। बाय द वे एजुकेशन कौन से वाले फंडामेंटल राइट में आता है? चलो मुझे कमेंट में बताना, मतलब पॉलिटी तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट में एजुकेशन को दिया गया है, राइट टू एजुकेशन कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर से राइट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तो आपका सेंटेंस गलत है। वो ट्रांसलेशन में फिर कोई दया करके आधा नंबर दे देगा तो दे देगा, वरना जीरो होता है। ठीक है, तो टेंस का आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वो एक्सरसाइज करेंगे। पर्यावरण को क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट, राइट। संरक्षण को क्या बोलते हैं? या तो प्रोटेक्शन बोलोगे या फिर कंजर्वेशन बोलोगे। स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन है, कुछ वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो वर्ड यहां पर आ रहे हैं, राइट। हमारी इज आवर, अस, आवर, ठीक है ना, ये हमारा होता है सामूहिक, कलेक्टिव जिम्मेदारी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आगे आ जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी, लेट्स सी ओवर हियर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, क्यों? एनवायरमेंट सिंगुलर है, इट्स अ सिंगल एंटिटी, सिंगुलर में है। अगर ये चीज नहीं भी पता है तो इज की जगह आर कब आएगा? जब है की जगह है आएगा। अंग की मात्रा होगी तो प्लूरल होगा ना, राइट। इसलिए कम से कम एक भाषा तो आती है तो फायदा ही रहता है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूटिफुल सेंटेंस, इजी, समझ में आया? आई एम होपिंग कि वो दिखाई दे रहा है। इफ द वर्ड इज बीइंग कट तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यू नो व्हाट, हाँ, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सेम थिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज मैं एक टेंस के ऊपर फोकस कर रही हूं, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस है का क्या है? इज। टेंस आइडेंटिफाई हो गया, राइट। जल इज वाटर, संरक्षण इज कंजर्वेशन, आज इज टुडे, की के लिए क्या होगा? ऑफ। स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ओके। सबसे इज बड़ी, अब सबसे इज नॉट बड़ी, सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, है ना। ग्रेट का ग्रेटेस्ट, और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ग्रेट का ग्रेटर। तो 3 डिग्रीज कैसे होंगी? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा मतलब ग्रेट से ग्रेटर, ग्रेटर से भी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। तो सबसे बड़ी के लिए अपन के पास में डिग्री है ग्रेटेस्ट और आवश्यकता है नीड। दो तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगेन ये आ गया ना ऑफ, ऑफ को अपन हटाना चाहेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चलो करते हैं ओके। वाटर कंजर्वेशन, अब सबसे पहले आएगा इज, वाटर कंजर्वेशन इज, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपन ने पहले प्लेस कर दी, ओके। अब अपन को डालनी है यहां पे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? रिक्वायरमेंट, नीड। नीड की जगह रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो गुड वर्ड, ठीक है। दोनों वर्ड्स में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। सो वाटर कंजर्वेशन इज ग्रेटेस्ट नीड ऑफ टुडे।
दिस इज वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस. बाय द वे, फुल स्टॉप वगैरह नहीं भूलने हैं, उनके मार्क्स कटते हैं अगर आप पंक्चुएशंस नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस ये हुआ, वाटर कंजर्वेशन इज ग्रेटेस्ट नीड ऑफ टुडे. ओके, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के. कहां लगाऊंगी मैं अपोस्ट्रोफी? वाटर कंजर्वेशन इज टुडेज ग्रेटेस्ट नीड. इजी, इट्स रियली इजी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. ये सेंटेंस एक एक्सेप्शनल सेंटेंस है. ये है मुहावरा, कहावत, जो भी आप कहना चाहो, जहां चाह वहां रहा. और इसका लिटरल ट्रांसलेशन जो होगा वो सेंटेंस फॉर्मेट में नहीं होगा, ये होगा इडियम में. ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है, इस एक्सेप्शन को मैं सॉल्व कर देती हूं. जहां चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल, कॉमा देयर इज अ वे. और ऐसा एक सेंटेंस, ऑलमोस्ट एक सेंटेंस लगभग मैंने फिक्स देखा है. पिछले 5 मेंस के एग्जाम्स को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है. इंग्लिश का पेपर 4 का पोर्शन, उसमें ट्रांसलेशंस में एटलीस्ट एक सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है. मुझे सुबह चाय पीना पसंद है, इतना सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेट करवाएंगे. और एक सेंटेंस ऑलमोस्ट फिक्स है आपका इडियम या फिर सिमिलीज और मेटाफॉर्स में से. ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको हैंडल करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंसेस आपके फिक्स हैं, इनका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता. ये एक इडियोमेटिक सेंटेंस होता है इंग्लिश में, इसको ऐसे ही लिखा जाता है. तो ये हुए मेरी तरफ से 5 सेंटेंसेस. और मैं आपको दे रही हूं एक होमवर्क. जस्ट 1 सेंटेंस, गिव मी अ मोमेंट. बार बार कॉल. राइट, जस्ट 1 सेंटेंस होमवर्क में, एंड यू विल सॉल्व इट. कमेंट्स में बताना मुझे. द सेंटेंस इज, भ्रष्टाचार समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है. सेंटेंस क्या है? भ्रष्टाचार समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है. ये सेंटेंस आप सॉल्व करो, मुझे कमेंट्स में बताओ. कोई मिस्टेक होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगी. जिनका कमेंट सही होगा, जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, उनको मैं एक हार्ट दे दूंगी. ओके, चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. और मुझे बताना कि इजी रखने हैं सेंटेंसेस, डिफिकल्ट करने हैं, डू यू नीड सम ट्रिक्स, कुछ आपको लिस्ट चाहिए. विल डू इट ऑल. एग्जाम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द सेशन.